There will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. बजट ने मायूस किया है। इस बजट में कोई उम्मीद नहीं, ना उम्मीदी का बजट है ये। कितना भी कुछ दे दें और महंगाई पे आप नियंत्रण नहीं करेंगे, आप कितना भी रिबेट देंगे वो महंगाई के माध्यम से जेब खाली कर देगा। आम बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए उठाए गए ठोस कदमों की एक आधारशिला है। बिहार का जब पर कैपिटा इनकम भारत के बनस्पत गिर करके 25% आ गया था, तो कांग्रेस के लोग जरा ये बताएं कि उन्होंने उसके बाद क्या किया। सरकार में थे बहुत लंबे समय तक कि बिहार का पर कैपिटा बने। नमस्कार, स्वागत है आप सबका डिबेट पे चर्चा के एक और नए धमाकेदार वीडियो में, जहां मुद्दे होते हैं खास और सवाल होते हैं बेबाक। जब सरकार बजट पेश करती है तब मिडिल क्लास को टैक्स में राहत की सबसे बड़ी उम्मीद होती है, और अब की बार मोदी सरकार ने मिडिल क्लास की झोली भर दी है, क्योंकि देश में अब से 12 लाख तक की कमाई होने तक कोई टैक्स देना नहीं होगा। मगर बजट के बाद अब सियासी संग्राम शुरू हो गया है। क्या दिल्ली चुनाव में मिडिल क्लास बीजेपी के पक्ष में मतदान करेगा? आज की डिबेट में इसी विषय पर सुधांशु त्रिवेदी, आलोक शर्मा और प्रियंका चतुर्वेदी के बीच तीखी बहस हुई। मिडिल क्लास को राहत देने वाले बजट को विपक्ष ने दिशाहीन बता रहे हैं। वीडियो के आखिर में सुधांशु जी ने गुड गवर्नेंस कैसी होती है इसका आईना दिखाया। वीडियो का यह पल बहुत ही शानदार रहने वाला है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका समर्थन हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। एक्शन। मध्यम वर्ग को अपेक्षा से अधिक, अंजना जी मैं कहना चाहूंगा, जब से हम बजट देख रहे हैं बचपन से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस वर्ग ने जो अनुमान लगाया हो उससे ज्यादा मिल जाए। अनुमान था कि 10 लाख की छूट दी जाएगी और 12 लाख की छूट आ गई। मुझे लगता है कभी कभी ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। मैं सिर्फ ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कभी कभी ईमानदारी से पूरी कीजिए लाइन। मैं एक लाइन पूरी कर दूं, एक लाइन बस। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और नरसिम्हा राव जी बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म ला रहे थे, तब याद रखना चाहिए कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था और हम मुख्य विपक्षी दल थे, मगर हमने आर्थिक सुधारों के मामले में रोड़ा अटकाने का प्रयास नहीं किया था। अन्यथा बताइए 243 सांसदों वाली कांग्रेस कैसे वो आर्थिक सुधार के प्रस्ताव पारित करवा ले जाती अगर 120 सांसदों वाली भाजपा ने मौके के ऊपर समर्थन न किया होता। कितना ध्यान रखें। आलोक जी कह रहे कुछ तो अच्छा देख लीजिए, यही रिबेट आप कितना दे पाते थे? अगर मुकाबले में 12 लाख तक टैक्स फ्री किया गया है तो इसमें क्यों नाक मुंह सिकोड़ना? देखिए, किसी ने नाक मुंह नहीं सिकोड़ी। ये तो 240 का कमाल है। 240 पे आए हैं तो मिडिल क्लास का ख्याल आया है। आज तक क्यों नहीं किया इन्होंने? आज 5 लाख आपने अगर 7 से 12 किया है तो मैं समझता हूं स्वागत योग्य है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं। लेकिन जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कांग्रेस के समय में आते थे, मनमोहन सिंह जी के समय में बीजेपी हमेशा विरोध करती थी। 2 एग्जांपल दे देता हूं सुधांशु भाई, जहां से आपने अंत किया वहीं से शुरू कर देता हूं। जीएसटी के लिए आप कहते थे कि फेडरल स्ट्रक्चर चरमरा जाएगा। हमने जीएसटी में तमाम गलत प्रावधानों के बावजूद रात को 12 बजे आपका साथ दिया। इंश्योरेंस बिल के लिए आप लोग क्या कहते थे? आप बड़ी कंपनियों को एफडीआई के लिए रिटेल सेक्टर में क्या कहते थे? आज किसी शहर के बाहर चले जाइए, डी मार्ट के तमाम स्टोर खुले हुए नजर आ जाएंगे। इंश्योरेंस में आज आपने 74 से 100% कर दिया है एफडीआई। ये तमाम वो 3 नीतियां थी जिनका आप विरोध करते थे और हम कहते थे कि इनको लागू कीजिए, इसलिए आपका जो आखिरी वाक्य था वो गलत था। बात तो सही है। आज बार बार कह रहे हैं कि 7 लाख से 12 लाख, 7 से 12 लाख। पूरी तरह से आप देखिए कि कितने लोग इसमें होंगे। 3.2 करोड़, लगभग 3.2 करोड़ केवल टैक्स पेयर्स हैं हिंदुस्तान में। इस कैटेगरी में लगभग 40 से 50 लाख लोग आएंगे। 145 करोड़ के देश के लोगों में आपने केवल 40 से 50 लोगों को राहत, लाख लोगों को राहत दी है, और ये मिडिल क्लास पूरा बदल जाएगा। दिल्ली भी जीत जाएंगे, बिहार भी जीत जाएंगे। ये सब बेकार की बात है। मनीष तिवारी जी जो कह रहे हैं कि बिहार का लग रहा है बजट है, ये कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक लाइन, ऑफिशियल लाइन है। देखिए, मैं समझता हूं बिहार के लिए मोदी जी ने बड़े बड़े वायदे किए थे। 1 लाख करोड़, 80,000 करोड़, 1.25 लाख करोड़, विशेष राज्य का दर्जा, वो तो सब पूरा हो गया होगा। तो मैं कह दूं जो राहत मिली है ये वही राहत है जो 10 साल से ज्यादा उम्मीद लगाए मिडिल क्लास भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हमेशा खड़ा रहा। 11 साल पहले उनके मैनिफेस्टो में वादा था कि टैक्स फ्री रेजिम तक हम पहुंचेंगे, पर वो लोग मांग करते रहे, उम्मीद करते रहे कि हमारी सैलरी ना बढ़ रही है, महंगाई ना कम हो रही है, और जिस तरीके का बोझ जहां पे महिलाएं अपना सोना तक लोन पे गिरवी लेती थी, रख देती थी, और पैसा लेने के लिए, घर का खर्चा करने के लिए उनको राहत मिलेगी। आज 11 साल बाद उनको वो राहत की सांस मिली है, उसका मैं स्वागत करती हूं। ये जीत उसकी है, उनकी शक्ति की है कि आज भारतीय जनता पार्टी को सिंपल मेजोरिटी नहीं दी। अगर सिंपल मेजोरिटी देती होती तो ये गुंगी बहरी सरकार जो चलती आई है 10 साल से वही काम कर रही होती। मिडिल इनकम जो ग्रुप है, मिडिल क्लास जो है, उनको की सुनवाई नहीं होती। तो हम उसका स्वागत तो करते हैं, पर इनको याद दिलाना चाहेंगे, आपने तो कहा था आप टैक्स फ्री नेशन बनाएंगे। दूसरी बात बिहार को लेकर, मैं तो कहती हूं हर बिहारी आज सोच रहा होगा काश हर साल चुनाव आए और हर बिहारी के मन में यह होगा कि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन को अपोज करना चाहिए, क्योंकि जब जब चुनाव आता है तब तक आपको अपने सारे वादे जो करने चाहिए थे, पूरे करने चाहिए थे, वो फिर से याद आते हैं और पॉलिसी के माध्यम से बजट में आते हैं।
दुख इस बात का होता है क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूं और हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है टू द नेशंस इकोनॉमी, पर उनके बारे में एक शब्द नहीं बोला गया, एक वर्ड नहीं आया, महाराष्ट्र का एक बार नाम नहीं लिया, क्योंकि वहां पे 100 से ज्यादा एमएलए जीत कर आए हैं। तो शायद उसी का खामियाजा महाराष्ट्र को भुगतना पड़ रहा है। 2014, 2019 एंड 2024 के इलेक्शन में 2000 ये लोग 100 से ज्यादा एमएलए लाए हैं, पर इन तीनों बजट में कहीं भी महाराष्ट्र के साथ जो न्याय होना चाहिए था वो नहीं हुआ है बजट को। लास्ट में बस एक चीज कहूंगी, आम आदमी का बजट होता है, आम आदमी का बजट होता है, स्टेट स्पेसिफिक बजट नहीं होता है और इलेक्शन स्पेशल बजट नहीं होना चाहिए। ये जो हम कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है। ठीक है, जल्दी से अरुण भारती जी, चूंकि आप बिहार से हैं तो आप इसका जवाब दे दीजिए। उसके बाद से राजीव राय जी भी, एक और सांसद हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के 4 सांसद आज हल्ला बोल रहे हैं। अरुण भारती जी, बिहार को ज्यादा मिला है और मतलब चुनाव के मद्देनजर ऐसा करना ठीक नहीं है, इस आरोप पर जवाब। अंजना जी, मैं आपको थोड़ा सा भूतकाल में ले चलता हूं। 90-91 में बिहार का जो पर कैपिटा इनकम था वो 42% था भारत के बनस्पत, और जब राजद और कांग्रेस की सरकार आई 95-96 से लेकर के, तब आपने देखा होगा कि ये पर कैपिटा इनकम बिहार का घट करके हो गया 25%। जब एनडीए की सरकार जब से आई है तब से दोबारा ये बढ़ना शुरू हुआ है और हम अभी 35% भारत के बनस्पत पहुंचे हैं। ऐसे में चिराग पासवान जी का जो दिया गया, उनका जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन है, ये बजट उसी अनुरूप बिहार को विकसित राज्य बनाने की तरफ बढ़ता हुआ बजट है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जो 12 लाख का ब्रैकेट है, ये 29%, 31% या 40% पूरा उसी 12 लाख के ब्रैकेट में ही आता है। नहीं, आप इसको अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो 12 लाख के ब्रैकेट में कितने परसेंट आएंगे, इसका आकलन आप खुद भी कर सकती है या बैकरूम से करवा भी सकती है। हाँ। मैं इस बजट को सिर्फ इस रूप में देख रहा हूं कि अगर आपको याद होगा तो मैं सांसद बनने के बाद पहले ही बजट भाषण में कहा था, जब बिहार के लोगों को लुभाया जा रहा था, तब दोनों बैसाखियों की जरूरत थी, आंध्र प्रदेश और बिहार, तो दोनों बैसाखियों के लिए किया गया था। आज एक बैसाखी को, और उस दिन भी मैंने अपने बिहार के भाइयों को याद दिलाया था कि याद करना माननीय प्रधानमंत्री जी का 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.25 लाख करोड़। कहां गया वो 1.25 लाख करोड़? फिर ये उसी तरह जुमला साबित होगा जिस तरह से देश में खोखला, भीतर से खोखला हो चुका है। अंजना जी, मैं तर्कों तथ्यों के साथ बात करता हूं। 7 लाख से 12 लाख का स्लैब जो रिलीफ मिल रहा है उसमें लगभग 72,000 करोड़ का फायदा होगा। वो कह रहे हैं सारा पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। अगर 72,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो जाएगा तो जीएसटी कितना कमा लेगी सरकार, जरा इसको भी देख लीजिए। आपने 72,000 करोड़ रिलीफ की बात की, लेकिन आपने 16,000 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर की सब्सिडी घटा दी इस बजट में और पेट्रोलियम की 26% घटा दी। सोशल वेलफेयर, हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर, चारों के बजट आप पिछली बार से तुलना कर लीजिए क्या हालत है। मनरेगा का बजट बढ़ाया नहीं। जल जीवन मिशन जो पानी के लिए आपका था, 2022 में सबको पानी मिलना था, वो 28 तक ले गए आप इस बजट के अंदर। मैं समझता हूं कि पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है। रुपए की तुलना में डॉलर मजबूत होता जा रहा है, उसके लिए क्या होगा? अभी उन्होंने कहा साहब एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। अरे भाई, हमारा रुपया कमजोर हो रहा है तो एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आपने इंपोर्ट ड्यूटी मैक्सिमम चीजों पर कम कर दी। इंपोर्ट ड्यूटी अगर कम हो गई तो बैलेंस ऑफ पेमेंट और ट्रेड डेफिसिट जो चाइना के साथ है वो और बढ़ जाएगा। गरीब गरीब होगा इस बजट से, अमीर और अमीर हो जाएगा। मेरे सवालों का उत्तर दीजिए। सुधांशु जी, देखिए, गजब अद्भुत सत्य और झूठ की वो व्याख्या करते हैं आलोक जी। मतलब 12 लाख रुपए तक का टैक्स एग्जेम्प्टेड होने के बाद गरीब गरीब और अमीर अमीर हो जाएगा। और झूठ बोलना क्या होता है मैं बताता हूं। सबसे ज्यादा बजट तो आपकी पार्टी ने दिए हैं। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, भारत का एक बजट बताइए जिसमें आधे नहीं 1/3 राज्यों का भी नाम हो। राज्यवार एलोकेशन नहीं होता बजट में मेरे भाई। क्या आप लोग कहने लगते हैं इस राज्य को क्या दिया, उस राज्य को क्या दिया? अभी आप बोल रहे थे एमएसपी के बारे में। महोदय सुनिए, कमजोर हो रहा है, उसको कैसे आने तो दीजिए, क्या परेशान है भैया? एक अनकंफर्टेबल फैक्ट आया और डिस्टर्बेंस चालू। अरे मैं डिस्टर्बेंस की बात नहीं, मैंने नहीं कहा कि बिहार के लिए बिहार का बजट। अब आपने कहा है कि बिहार को दूसरे लोगों ने कहा परेशान है, अगर मखाना बोर्ड डिस्टर्ब करने लगे तो डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। क्यों नहीं बनाया आप लोगों ने? अब चूंकि आप बैठे हुए हैं वहां पर स्टूडियो में, तो आपने डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। मैंने शांति से आपको सुना। सुधांशु जी पूरा कीजिए, मुझे राजीव जी के पास भी जाना प्लीज। अब देखिए, बिल्कुल मैं बताता हूं, जो इन्होंने सरासर झूठ बोला कि एमएसपी का इसमें उल्लेख नहीं है। एमएसपी बजट में नहीं घोषित होती है। एमएसपी हर साल 2 बार घोषित होती है। कह रहे हैं एमएसपी का उल्लेख नहीं है। अब डॉलर की बात बताना चाहता हूं, शायद इनको अपने जमाने के दौर में अटक गए हैं। अब आपने कहा कि इंपोर्ट ड्यूटी कम होने पे, अरे हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट होता है पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम हम सबसे बड़ा हिस्सा ले रहे हैं रूस से, और रूस से रूबल में ले रहे हैं। और चाइना भी। अरे भाई, अपने टाइम पे बोलिए भाई, क्या तरीका है? अब वो जमाने गए जब डॉलर के ऊपर दुनिया चलती थी। अभी ट्रंप ने थ्रेटन किया था कि दुनिया अगर डॉलराइजेशन की तरफ जाएगी तो अमेरिका उस पर सख्त कार्रवाई करेगा। अरे सुनिए आलोक जी, अपने समाज में ब्रिक्स का भी चैलेंज आ रहा है, उसके ऊपर एक शब्द नहीं है। डॉलराइजेशन हो रहा है। चाइना जिसकी बड़ी तारीफ करते हैं राहुल गांधी, जब आपकी सरकार थी 2013 में उसका 84% इंटरनेशनल ट्रेड होता था डॉलर में, अब 44% पे आ गया है। भारत का भी कम हुआ है, इसीलिए उनको डीडॉलराइजेशन का डर सता रहा है। वो अमेरिका की एक अंदरूनी स्थिति है। भारत के रुपए की स्थिति अन्य तमाम करेंसियों के मुकाबले बेहतर है। यूरोपियन कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है, जापानीज के मुकाबले, और दुनिया में जितनी भी करेंसीज नीचे गई है। हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चल
रहा है, बीच में ये डिस्टर्ब करने देश का में कोई देख लिया। विकल्प नहीं रहता है। अमा 70-70 आपके जमाने हजार में के वो टिकट दिन लेके गए जब कुंभ में कभी लोग गए, रुपया डॉलर की लैला हुआ करता था गया। कि एक चाबुक उधर पड़ता था, उधर पीठ के ऊपर घाव बन जाया करते थे। साहब मैं चैलेंज करके 30 सेकंड का जवाब अब मैं लूंगी। कराने से पहले राजीव जी सिर्फ 30 सेकंड में अपनी बात कहिए, जल्दी से 30 सेकंड में। 30 सेकंड तो कम पड़ जाएंगे। सुधांशु जी को इनकी पुरानी बातें याद दिलाने के लिए इनका प्रवचन सुन रहा था। रुपए की कीमत गिरती है तो देश का सम्मान गिरता है, यही लोग बोला करते थे। पेट्रोल डीजल के दाम कैसे कंट्रोल में आते हैं, मोदी जी बोला करते थे। सारे फार्मूले भूल गए, जोर जोर से झूठ बोलना शुरू कर दें, उसके बाद बोलेंगे कि कांग्रेस ने किया, फलाने ने किया, फलाने ने किया। आपके सारे कैलकुलेशन को बढ़ाने का काम रुपए का। अरुण भारती जी 30 सेकंड जल्दी से। मैंने आपको अभी बताया किस तरह से राजद और कांग्रेस की सरकार में बिहार का जब पर कैपिटा इनकम भारत के बनस्पत गिर करके 25% आ गया था, तो कांग्रेस के लोग जरा ये बताएं कि उन्होंने उसके बाद क्या किया। सरकार में थे बहुत लंबे समय तक कि बिहार का पर कैपिटा बने। देखिए ये बजट जो है, ये बजट बिहार के गौरव के लिए है, बिहार के लोगों के सम्मान के लिए है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।